हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रॉब्लम हम बहुत सारा किए हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये जो सीरीज है, इसमें हम अब तक मोर देन 3000 प्रॉब्लम which is covered in this particular series. So hopefully आपके लिए ये जो सीरीज है बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा जेई एस्पिरेंट के लिए। जेई या जो भी, हम सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम हम जेई का लेते हैं और उसके अंदर जितना भी कंसेप्ट है उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या उसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक एक ऑप्शन को वॉच आउट करके ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हो पाएगा, एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। चाहे वो इंटीजर टाइप प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो, या सब्जेक्टिव टाइप जो 2000 से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो सारे को एक एक करके हम पॉइंट आउट करके एक एक वीडियो में हम लेके आ रहे हैं। होपफुली अब सारा कवर अप हो गया है। इससे पहले हम बहुत सारा चैप्टर कवर अप तक कर चुके हैं, वो आप जाके जरूर देख लें। 11th वाला टॉपिक को हम पहले कवर किए, फिर 12th वाला टॉपिक को कवर किए। तो ये सब पहले, ये सारे जो चैप्टर हैं अब तक कवर कर लिए गए हैं। इसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, इलेक्ट्रोस्टैट होगा, कैपेसिटर होगा, EMI होगा, EMI AC, फिर आपका आ गया ये मॉडर्न फिजिक्स। इसमें आपका क्या था, इम्पल्स एंड मोमेंटम। फिर आपका इसमें SHM आ जाएगा। इसमें फिर आ जाएगा आपका ग्रेविटेशन आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी आ जाएगा, फिर इसके अंदर आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन आ जाएगा, और इसमें आपका NLM आ जाएगा। तो ये सारा हम अब तक कवर अप कर चुके हैं। इसमें एक और चैप्टर आपका आ जाएगा 11th में, वो है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस पे भी एक्चुअली में हम 17 लेक्चर पर्टिकुलर इसी पे लिए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे। तो ये भी आप जरूर देख लीजिए। करंट पे भी हम बहुत सारे लेक्चर लिए। और यहाँ इसमें एक आपका आ जाएगा मैग्नेटिज्म, जो कि 12th का सबसे ज़्यादा कंटेंटेबल, अगर सबसे ज़्यादा कंटेंट किसी में है तो आपका मैग्नेटिज्म में है। और वही इसमें आपका क्या, सर्कुलर मोशन, NLM, फ्रिक्शन, आपका फिर आ जाएगा कॉलिजन आपका आ जाएगा इम्पल्स एंड मोमेंटम में। फिर SHM, ग्रेविटेशन, रोटेशन पे पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा लेक्चर हम लिए, क्योंकि रोटेशन, ग्रेविटेशन ये सब आपके लिए, मतलब अगर हम इसके बात करें मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियरी है। और हालांकि 11th पार्ट, ये जो सब सीरीज खत्म होगा तो उसके बाद हम 11th पार्ट पे ही लाएंगे। और डिमांडिंग है कि हम ज़्यादा मैकेनिक्स पे फोकस करें। अब जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 12th पार्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, 55% का वेटेज होता है, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसका 45% का वेटेज है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो भी टॉपिक है हम सारे को एक एक करके कवर करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो का लेंथ आपका थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हमको बहुत जल्दी शॉर्टली कवर करना है बिफोर योर एग्जामिनेशन 2022। और उसके बाद हम सारा का क्या करेंगे, फिर वापस से रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। सो वी हैव शॉर्ट टाइम, लिटिल टाइम, तो थोड़ा सा वीडियो का लेंथ आपका लंबा हो सकता है, क्योंकि हमको इसी मंथ के अंदर उनको सारे को कवर कर लेना है। तो मॉडर्न फिजिक्स से बाकी इधर जो है टॉपिक, इसको भी हम रिव्यू करने का कोशिश करेंगे। और होपफुली आप सारे वीडियो को वॉच आउट करके देख लीजिए कि उसमें कौन कौन सा कंसेप्ट है, ताकि प्रीवियस ईयर से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि जेई अपने एस्पिरेंट से डिमांड क्या करता है, किस टाइप का कंसेप्ट। मेन इंपॉर्टेंट सारा को बताने का एक ही मकसद है हमारा, वह आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट आपका हो जाए। चाहे आप जो भी बुक को प्रेफरेंस ले रहे हैं या जो भी बुक को आप यूज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसीलिए जेई का ही क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए।
तो आइए आज के इस लेक्चर में इस बेसिक सा क्वेश्चन से हम एटम आफ्टर ए फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ए गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम n1 टू लेके n बराबर 4। तो ये एक्साइटेड स्टेट में मतलब ऐसा है कि आपका ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड, ऐसे फोर्थ। तो ध्यान दे दीजिए n बराबर 1 से, तो ये आपका हो गया n बराबर 1, ये आपका हो गया n बराबर 2, ये आपका n3, n4। तो ये फर्स्ट से जा रहा है फोर्थ में जा रहा है। तो फर्स्ट से जब फोर्थ में जा रहा है तो हम उसको एनर्जी देते हैं। सो एक्साइटेड स्टेट में जब जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए गेट्स एक्साइटेड फ्रॉम। तो ध्यान से दीजिए, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, लैम्डा पीएच को एब्जॉर्ब करके तब इसके अंदर एनर्जी आता है और 1 से ये चला जाता है फोर्थ प्लेस पे। अब क्या कह रहा है, इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू n बराबर m। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू n बराबर m, n बराबर m। अब m स्टेट में गया, स्टेट बाय द इमिटिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ई। तो ध्यान से देखिए, जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तब इसका वेवलेंथ होता है। तो ध्यान से देखिए, दो नेचर है लाइट का, दो नेचर जो कि मॉडर्न फिजिक्स में हम बताते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो एक पार्टिकल नेचर है, दूसरा इसका वेव नेचर है। तो वेव नेचर होगा तो कुछ ना कुछ उसका वेवलेंथ होगा। तो ध्यान से देखिए, फोटोन है तो ये इसका पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे है कि इसके बाद ये जंप करता है n बराबर m पे, स्टेट बाय द इमिटिंग ऑफ वेवलेंथ of photon of wavelength that is lambda e. Let be the change in momentum of atom due to absorption and emission due to absorption। अब ध्यान से देखिए, ये absorb करके जाता है। तो जब लोअर से हायर जाना हो, जब लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाना हो, तब एनर्जी को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तब एब्जॉर्ब करता है वो, तब वो लेके जाता है। और जब वापस आता है तब क्या करता है, तब वो इमिशन करता है। पहले एब्जॉर्ब करता है यानी एनर्जी देना पड़ता है, और जब वो वापस आता है तो एनर्जी को इमिट करता है, यानी कि वो आफ्टर इमिटिंग इट्स एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है जब वो वापस आता है। तो यहाँ पे आपसे वही दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो मोमेंटम का चेंज है, एब्जॉर्प्शन and emission are PA and PE respectively of atom due to absorption respectively। और find the value, और इन दोनों का रेशियो भी आपको दिया हुआ है, लैम्डा ए एब्जॉर्प्शन के लिए और लैम्डा ई इमिशन के लिए 1:5। सो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। m का वैल्यू पहले बताइए, ये तो होगा ही ऑब्वियस है क्वेश्चन। लैम्डा ई का वैल्यू आप बताइए कि जब ये इमिशन करता है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, और इसमें दोनों का रेशियो पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, और इन दोनों का रेशियो पूछा है कि चेंज इन मोमेंटम का रेशियो भी आपसे पूछा है, और द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट n बराबर m टू n बराबर 1 इज 1/4। अब ध्यान से देखिए, जब ग्राउंड स्टेट से, ये इसका है, ये जो फर्स्ट स्टेट होता है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से जब ये जाता है तो उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो जब ग्राउंड स्टेट से गया तो क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जब वापस आया तब क्या किया, इमिशन किया, यानी कि क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। इमीडिएट आफ्टर द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n बराबर m स्टेट बाय द इमिटिंग, तब एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है, और उस समय क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है जब ये एक्साइटेड स्टेट जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, n बराबर 1 से लेके n बराबर 4 जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब वापस आ रहा है तब ये एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है।
अब दोनों में जब इमिट कर रहा है तो उस फोटोन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, दैट इज एब्सोल्युटली लैम्डा ई। और जब ये ऑब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उस फोटोन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, दैट इज लैम्डा ए। तो ये बहुत एनर्जी है, यानी कि आपको सिर्फ एनर्जी गैप निकालना है। बस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपको ये निकालना है कि एनर्जी जो है 4 पे और एनर्जी जो है 1 पे क्या होता है। एनर्जी का गैप आपको निकालना है, और ये जो एनर्जी का गैप होगा वही जो होगा फोटोन इमिट कर रहा है, यहाँ पे आपको एब्जॉर्ब कर रहा है जब ये एक्साइटेड स्टेट जा रहा है, एक्साइटेड फ्रॉम N1 टू लेके N4 तक। तो ये एनर्जी आपका आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या निकालेंगे, लैम्डा ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और जब ये लैम्डा 4 तक पहुंचा और यहाँ से पहुंचेगा कहाँ, जम्प्स टू M, तो इसके बीच का जो गैप है ये आपका आ जाएगा। तो ये एनर्जी आ गया, और एनर्जी आ गया तो वहां से वेवलेंथ, अब जैसा कि आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, H/mv। ये जो होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी कि जब ये वेव नेचर शो करता है तो उसी को हम कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, और जब ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तब एब्सोल्युटली इट्स फोटोन। तो एनर्जी गैप हम निकाल लेंगे, तो वहां से लैम्डा ए का भी वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा ई का भी वैल्यू आ जाएगा, दोनों का रेशियो पूछा है। और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा, mv, H/mv को ही हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम यानी अगर इसको p दे तो चेंज इन मोमेंटम वही होगा जो चेंज इन इसका इनवर्स, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, ये पूछ रहा है आपसे चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, और दोनों का रेशियो ही पूछा है, डेल्टा PA यानी एब्जॉर्प्शन में, PE इमिशन में। तो इमिशन में अलग, एब्जॉर्प्शन में अलग। तो इसका ग्राफ लें तो कुछ ऐसा है 1 2 3 4, तो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस टाइप से आपका चलेगा। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट से जा रहा है, 4th पे जा रहा है, तब जो है फोटोन को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इस केस में। और जब ये इमीडिएटली आफ्टर mth वाले पे जा रहा है, और m का वैल्यू भी आपसे पूछा है, तो यहाँ से हम निकालते हैं 4, और ये फर्स्ट में से 4 जा रहा है, तो इसके बीच का एनर्जी गैप क्या होगा। तो एनर्जी व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम, यानी कि ये आपका है ग्राउंड स्टेट, जैसा कि हम पहले भी बात किए हैं, ग्राउंड स्टेट, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस टाइप से जा रहा है। और ये वापस आ रहा है जब ये एनर्जी को इमिट कर रहा है। इस केस में ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस केस में ये एनर्जी को इमिट कर रहा है। इमिटेड एनर्जी फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज कर रहा है और यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस केस में ये जो फोटोन है, इसका जो वेवलेंथ हुआ वो लैम्डा ई हुआ, और इस केस में क्योंकि ये इसमें क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये इसको हम लैम्डा ए से डिनोट किए, और इसमें लैम्डा बी से। तो इसके अंदर जो फोटोन रिलीज हुआ इन टर्म्स एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर, दैट इज अ फोटोन, सो इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा ए एंड ऑल्सो इट्स वेवलेंथ इज लैम्डा बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप क्या हुआ, E4 माइनस E1, और ये बराबर क्या हो जाएगा, तो एनर्जी जैसा कि आपको पता है hc/लैम्डा के बराबर हो जाता है। और इसमें एक चीज और पूछा है, मोमेंटम का भी रिलेशन आपसे पूछा है। तो एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन से, और यही आपका IIT JEE का क्वेश्चन का ब्यूटी है कि एक क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, E4 माइनस E1 इज बेसिकली इक्वल टू hc/लैम्डा, और एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, लाइट का वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू अगर आए तो ये आपका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इनटू c, चेंज इन मोमेंटम इनटू c। तो ये आपका हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इनटू c। तो ये आपका आ गया एनर्जी गैप,
और एनर्जी गैप जो आया hc बाय लैम्डा, और लैम्डा यहाँ पे कौन सा है, तो जब जा रहा है तो लैम्डा ए का वैल्यू, सो E4 माइनस E1 इज बेसिकली इक्वल टू hc बाय लैम्डा ए, और ये बराबर क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम इनटू c। c क्या है, लाइट का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ये आपका क्या है, ये आपका है मोमेंटम। तो मोमेंटम में रिलेशन और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट में रिलेशन किया। E4 माइनस EM, लास्ट में ये M वाले में तुरंत ये क्या करता है, एनर्जी ये वाला जो है यहाँ से ट्रांसफर, और ये जो है N बराबर M है, और M का भी वैल्यू आपसे पूछा है, तो M का वैल्यू, तो सपोज दैट इन दोनों के बीच में जो एनर्जी रिलेशन होगा hc बाय लैम्डा, फिर वापस से ये लिखेंगे, और इसमें जो होगा इमिट कर रहा है, सो लैम्डा E यहाँ होगा, यहाँ पे लैम्डा A फॉर एब्जॉर्ब और E फॉर इमिशन। तो जब ये इमिट कर रहा है एनर्जी, और यहाँ पे क्या ले रहा है एनर्जी, तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। ये एनर्जी गैप जब होगा तो एनर्जी गैप किसमें, तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, तो इसका वेवलेंथ क्या हुआ, लैम्डा E, और ये बराबर क्या हो जाएगा, वापस से डेल्टा P इंटू सी, और P के जगह पे यहाँ पे क्या है, किसका मोमेंटम होगा, डेल्टा PE, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा PA, और PA क्या है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो ये मोमेंटम में चेंज हुआ। आपसे दोनों का रेशियो भी पूछा हुआ है, लैम्डा का रिलेशन भी आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लिखें तो रिलेशन एक तो वहाँ से आ गया इक्वेशन, तो इन दोनों के बीच का गैप को रिलेट किए तो वहाँ से ये आ गया, और इन दोनों के बीच का गैप को अगर रिलेट किए तो दो इक्वेशन आपका आ गया। तो यहाँ से रिलेशन हम ले आते हैं लैम्डा ए और लैम्डा ई का। तो लैम्डा ए और लैम्डा ई का रिलेशन यहाँ से अगर लाएं तो यहाँ से आपका हो जाएगा लैम्डा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा ई का वैल्यू आपका हो जाएगा HC, तो समथिंग कांस्टेंट हो जाएगा, और यह हो जाएगा डेल्टा पी ई इंटू सी। ऐसे ही लैम्डा ए का रिलेशन वहाँ से लाएंगे HC बाई डेल्टा पी ए इंटू सी। अब ध्यान से देखिए एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर इसका रिलेशन 1:5 है तो इसका 5:1 हो जाएगा। यहीं से आपको क्लियर आपको दिख रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बाई ई का रिलेशन आपका क्या हो जाएगा 1/5। तो सिंपल बात है, HC से HC कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, और ए वाले में ये क्या है, तो ए वाले में ये आपका है तो डेल्टा PA बाय डेल्टा PE। तो सिंपल सा बात है, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ आपको दिख रहा है कि ये जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, और लैम्डा वेवलेंथ फोटोन का जो वेवलेंथ है एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसका रेशियो अगर 1:5 है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा भी है कि दोनों का, ये फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसका 1:5 है तो इसका क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब करने की तो जरूरत भी नहीं है, लैम्डा ई का वैल्यू, लैम्डा ए का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए रिलेशन क्या है, बाकी सब तो कांस्टेंट टर्म है। c लाइट का वेलोसिटी है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये HC का वैल्यू जो कि आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये सब तो कांस्टेंट है। आपसे पूछ रहा है दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो क्या 1:2 होगा, कभी नहीं 5:1 हो जाएगा। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है m का वैल्यू आप बताइए। हाँ, एक m का वैल्यू आपसे निकालना आसान है, तो m का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो अब इसमें हम निकालते हैं, तो ये आपका आ गया। अब इसी को यूज करके, इसी रिलेशन को अगर हम यूज करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपसे पूछ रहा है m का वैल्यू बताइए, तो m का वैल्यू तो अब हम निकाल ही लेंगे। m का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि n बराबर 4 में इसका रिलेशन, एनर्जी का रिलेशन जो कि हम पहले भी डील किए हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू यहाँ पे आपका क्या होता है n²/z, तो इस टाइप का है। और z का वैल्यू तो यहाँ हाइड्रोजन फ्री है, हाइड्रोजन है, तो z का वैल्यू तो 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन आपका n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू अगर ये आपका क्या हो जाता है, ये n स्क्वायर नीचे और ऊपर क्या हो जाता है z, तो z का वैल्यू तो आपको पता है, z का वैल्यू तो हाइड्रोजन है तो वही होगा। तो n बराबर 4 में अगर रिलेशन आपको चाहिए तो 13.6, z का वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये हम पहले भी बात किए हैं 13.6 नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ और ऊपर क्या हुआ z और नीचे क्या हुआ n स्क्वायर। तो जब भी आपको रिलेशन चाहिए एनर्जी का रिलेशन अगर आपको चाहिए तो 13.6 और ऊपर हो जाएगा z क्या है एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, ये आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। तो इसका रिलेशन आपका क्या हो जाएगा z स्क्वायर, तो n बराबर 14, तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर एब्सोल्युटली 16 और इसका वैल्यू आ जाता है 0.85 के आसपास आ जाता है। तो इसका एनर्जी जो है आपका 0.85 आ जाता है। किसी का भी एनर्जी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, आपको n का वैल्यू पता होना चाहिए और z तो आपको पता ही है 1 है। तो यहाँ से आपका रिलेशन आ गया, इसके बीच का गैप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब दोनों के बीच का गैप आपको पता है तो लैम्डा ई का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से m का भी वैल्यू आपका आ जाएगा और m का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स 2 आ जाता है। अब इस रिलेशन को भी आप यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो दोनों में एनर्जी का जो गैप है, तो एनर्जी का गैप कितना हो गया, इन दोनों के एनर्जी का गैप, और आपको पता है hc बाई लैम्डा में hc का वैल्यू आपको पता है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो इस दोनों के बीच में रिलेशन E4 माइनस E1 तो क्या हो जाए 13.6 माइनस 0.885, ये आपका आ गया और ये बराबर क्या है hc बाय लैम्डा ई। तो ये लैम्डा इमिट ने लैम्डा ए, तो लैम्डा ए का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, इन दोनों के बीच का गैप से लैम्डा ए का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो m का वैल्यू के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला, तो यहाँ लैम्डा ई का वैल्यू आ जाएगा। तो m का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें और यहाँ से आपका आ जाएगा एनर्जी का गैप आ गया, तो एनर्जी क्या है नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन दोनों में लगा दीजिए और z आपको पता है कि ये हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी n का वैल्यू पुट करते रहिए और इन दोनों का गैप आपको पता है और यहाँ से hc बाय a का वैल्यू आपका आ जाएगा। और दोनों के बीच का रिलेशन, ये रिलेशन को भी अगर हम यूज करें कि चेंज इन मोमेंटम, तो दोनों के चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो ऐसा लिखेंगे E4 माइनस E1, तो ये a वाला ऊपर है डिवाइडेड बाय E4 माइनस EM, तो ये जो आया आपका 5:1 है। तो यहाँ से आपको पता है, तो ये वाला जो है रिलेशन हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 60, तो यहाँ से आपका आ जाएगा रिलेशन 12 पॉइंट समथिंग, ये आपका 5 आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5, तो ये आपका 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 8 और ये आपका हो जाएगा 12.5। तो यहाँ वाला रिलेशन ये हम यूज कर देंगे, तो ये आपका 12.85 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 12.85 डिवाइडेड बाय E4 का रिलेशन आपको पता है, E4 में एनर्जी कितना है नेगेटिव साइन 85, तो ये हम रख देंगे माइनस EM, तो यहाँ पे एक ही अननोन है EM, तो यहाँ से वही आपका आ जाएगा और EM का वैल्यू आ जाता है आपका 3.14, तो M का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, M का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। अब ध्यान से देखिए E4 आपको पता है, E1 पता है, E4 का वैल्यू आप रख दीजिएगा और सारा का निगेटिव रखिएगा, तो आपका दोनों का रेशियो आपका कितना दिया हुआ है, तो रेशियो अगर ये 1:5 है तो ये 5:1 होगा क्योंकि एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू आ गया, सो m आपका क्या c का वैल्यू ये आ गया और यहाँ से लैम्डा e का वैल्यू आपको चाहिए, e का वैल्यू, तो e का वैल्यू m का वैल्यू आपको पता चल गया। E4 आपको पता है क्या, E4 में आपको 0.85 ये आपको पता है, E4 का वैल्यू आपको पता है 0.85 और EM का भी वैल्यू आपको पता है
-0.34। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, HC का वैल्यू आपको जो कि गिवन है, HC का वैल्यू ये वाला यूज कीजिए और आपका क्या D भी यही आ जाएगा, यानी CD। और लास्ट में आपसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो मास तो दोनों के लिए सेम ही होगा, तो हाफ ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ के लिए किसके लिए हम कर रहे हैं? तो n बराबर m से 1 तक। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, मास तो चेंज करने वाला नहीं है। हाफ mv², एक का v1² हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा हाफ mv2²। तो ये हाफ कैंसिल, यानी v1 और v2 है। वेलोसिटी किस पे निकाल है? तो एनर्जी गैप आपको बस पता होना चाहिए। तो ये आपको पता था, E4 माइनस E1 डिवाइडेड बाय E4 माइनस, तो यहाँ से E4 गया, फिर E4 से वापस से EM आया। इसका रेशियो क्या है आपका 5:1। अब ध्यान से देखिए, जो एनर्जी का रेशियो होगा वही रेशियो किसका हो जाएगा? जो एनर्जी का रेशियो है वही रेशियो इसका हम लाए मोमेंटम का जो रेशियो है। तो जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी जो है वो होता क्या है? तो डेल्टा P इंटू C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। तो जब भी हम यहाँ पे डील कर रहे थे तो इसको किसके बराबर किए थे? तो एनर्जी को हम बराबर किए थे, E को बराबर हम किए थे hc/λ के, और इसको बराबर किए थे डेल्टा P इंटू C। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रेशियो हम निकाल लिए थे 1:5। तो इसका रेशियो अगर 1:5 है तो यहाँ से इसका हम यूज कर सकते हैं। ये आपका, तो इसका अगर आ गया 1:5 तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा, ये आपका है 1:5। इसका दिया हुआ था आपका 1:5, इस दोनों का रेशियो था। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका रेशियो 5:1 हो जाएगा। लैम्बडा, अब ध्यान से देखिए, लैम्बडा और मोमेंटम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि अगर लैम्बडा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि इसका रेशियो आपको दिया हुआ क्या था? इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था लैम्बडा A/λE का रेशियो कितना दिया हुआ था? 1:5। तो इन दोनों का रेशियो अगर आपको पता है तो इसका रेशियो, तो सिंपल सा बात है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिजिक्स में रिलेट करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भी रेशियो है, इसका रेशियो 1:5 है, तो ऑफकोर्स इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। यानी कि डेल्टा PA डिवाइडेड बाय डेल्टा PE, यानी कि A फॉर एब्जॉर्प्शन, E फॉर इमिशन। यानी कि जब ये हायर जब ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए A फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज 5:1। तो ये 1:5 है, ये आपका 5:1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ सारा प्रोपोर्शनलिटी का खेल चल रहा है। ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ था लैम्डा A, यानी कि वेवलेंथ जो फोटोन गेन करता है, तो वेवलेंथ का रेशियो आपको 1:5 था। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? उसका मोमेंटम का रेशियो 5:1 हो जाएगा। तो सिंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, अब ध्यान से देखिए, एनर्जी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। तो जो मोमेंटम का रेशियो होगा वही एनर्जी का रेशियो। तो आपको पता है कि एनर्जी जो है यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि आपको फिगर से भी दिख रहा है। ये आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम का। यानी अगर एनर्जी बढ़ेगा तो मोमेंटम, तो इसका रेशियो अभी तक हम लाए थे और वही रेशियो आपसे पूछा था, क्या ये 1:2 होगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसका अगर 1:5 है तो इसका 5:1 है। तो ये ऑप्शन यहाँ से आपका चला जाता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? रेशियो ये 5:1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? एक ही अननोन है। अब फोर्थ वाले में तो एनर्जी के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? तो एनर्जी के लिए हमेशा यूज करते हैं 13.6 Z/n²। तो ये हम क्या यूज करते हैं? Z² by n²।
जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखें, फिजिक्स में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा रिलेशन अभी देखें, पहला तो लैम्डा का। तो लैम्डा कहाँ से आता है, तो एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, hc बाय लैम्डा के बराबर होगा। तो जैसे कि आप कोई भी एनर्जी देते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन में, तो वो इसके और इसको माइनस कर देते हैं उसके वर्क फंक्शन में, और ये जो हो जाता है इसी को ईवी नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा। और एनर्जी, चारों का रिलेशन हम यहाँ से आपको बता देते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये किसका होता है, तो अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 13.6 होता है, जो कि हम इसमें यूज किए। और ये हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू ऑफकोर्स 1 हो जाएगा। तो ई का वैल्यू क्या होता है 13.6 नेगेटिव साइन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो आपको अगर n बराबर 4 के लिए यूज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.85। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.85 नेगेटिव साइन माइनस, अब ये फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 13.6 विथ नेगेटिव साइन, ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, डिवाइडेड बाय ये आपका फर्स्ट में था, ये फोर्थ में ये एनर्जी है, फर्स्ट में 13.6 और जेड का वैल्यू 1 है फॉर हाइड्रोजन एटम, एन का वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब इसमें फिर यूज करेंगे 0.85 और ये आपको नहीं पता है EM, तो EM रखेंगे दैट इज बेसिकली 5:1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, इस वैल्यू को अगर हम थोड़ा यूज करें तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13.6 माइनस 0.85 और नीचे हो जाएगा आपका, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका 0.85 माइनस EM दैट इज बेसिकली इक्वल टू 5:1। बस इसको आप डील कर लेते हैं, तो यहाँ से EM का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये 60 है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 5 हो गया और ये आपका हो जाएगा 8 और यहाँ 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 टाइम्स EM, निगेटिव साइन इधर चला जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 5 जा 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा और यहाँ पे 43 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग एल्स, तो ये आपका आ गया। और यहाँ से EM का वैल्यू आपका क्या आ जाता है, EM का वैल्यू आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये यहाँ से आपका पता चल गया। हालांकि एनर्जी आपको आया और ये एनर्जी किस में होता है, इसमें होता है n बराबर 2 में, तो m का वैल्यू आपसे पूछा था, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और उसका एनर्जी क्या हुआ, उसका एनर्जी आ गया 3.4, तो ये यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 3.4। तो यहाँ से आपका ये आ गया। तो जब भी एनर्जी का, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है और एन क्या होता है नंबर ऑफ शेल, यानी उसका एक्साइटेड स्टेट का आपको नंबर बताना है। बाकी आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए V का रेशियो में क्या होता है N इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है हाफ mv², तो दोनों में लिखेंगे, मास तो सेम ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए मास तो चेंज करने वाला नहीं है, मास कब चेंज करता है जब वो लाइट के वेलोसिटी से जाता है, तब मास चेंज करता है, E बराबर mc² में। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको चाहिए, तो इसमें क्या दिया हुआ है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट m बराबर 2, यानी कि 2 से अगर ये फर्स्ट वाले में आ रहा है तब आप बताइए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जैसा कि हम बताए हैं, एनर्जी जो होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ऐसे ही अगर हम सारा का रिलेशन देखें, इसका रेडियस, तो रेडियस जो होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल आपका होता है एल स्क्वायर बाय जेड। अब ध्यान से देखिए, और यही वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वेलोसिटी आपका हो जाता है, इट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एम। ये तीनों रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी अब निकालना आसान है। किसके लिए? तो जब ये n बराबर 2 से, यहाँ को आपको गिवन है m बराबर 2 से ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, ये फर्स्ट वाले में आ रहा है, यानी 2 से फर्स्ट में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है हाफ mv² डिवाइडेड बाय हाफ m, एक का v1² और एक का v2²। मास तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो ध्यान से देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, मास से मास कैंसिल, यहाँ पे आपका आ जाएगा v1² बाई v2²। अब आपको पता है वेलोसिटी किस रेशियो से ये डायरेक्टली, यानी ये इसके एक दूसरे का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब v1 और v2 का जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से 1 के जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, n2 का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा? n1 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर। तो आपको पता है 2 से आप आ रहे हैं फर्स्ट में, तो आपको यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा। तो 2 से फर्स्ट में आ रहे हैं, तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछे, रेशियो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम m to 1। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? n2। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? तो n का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है कि n का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। और फर्स्ट कौन सा है? तो यानी कि इससे हम फर्स्ट में जा रहे हैं, 2 से फर्स्ट में जा रहे हैं, तो जो पहला होता है वो आपका n हुआ, तो n2। तो n2 क्या हुआ? जा किस में रहे हैं? तो n2 दैट इज 1 एंड n1 दैट इज ऑफ कोर्स 2। 2 से फर्स्ट में जा रहे हैं, तो 1/4। तो यही आपसे पूछा है। तो B इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट ऑप्शन। लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि XE का वैल्यू, यानी कि जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस फोटोन का वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? हमको बस एनर्जी गैप चाहिए। तो एनर्जी गैप चाहिए, तो आपको पता है कि EM का वैल्यू आपको पता चल गया। तो यानी कि E4 से E2 में आप आ रहे हैं, तो एनर्जी का डेल्टा चेंज इन एनर्जी क्या हुआ? M का भी वैल्यू आपका निकल गया। तो क्या जा रहे हैं? 4 से जो आ रहे हैं हम सेकंड में आ रहे हैं। 4 से जब सेकंड में आ रहे हैं तो एनर्जी का गैप क्या हुआ? फोर्थ में आपका एनर्जी कितना होता है? 0.85 विथ नेगेटिव साइन माइनस। अब 2 में एनर्जी क्या हुआ? तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या हो गया? यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, एनर्जी का सेपरेशन आपका आ जाएगा 0.85 प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपको वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 40। तो यहाँ से 5, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, और यहाँ से ये आपका यहाँ भी 5 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2 पॉइंट। तो ये इतना एनर्जी गैप आ गया आपका। अब आपको Hc का वैल्यू पता है। एनर्जी किसके बराबर होता है? Hc/λ के। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लैम्डा ई लिख देंगे। अब आपको Hc का भी वैल्यू पता है, बस अब इसमें वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, और आपका लैम्डा ई का वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों के बीच का गैप क्या आया? तो दोनों के बीच का गैप आपका आ गया, ये 40 था, यहाँ पे 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये भी 5 हो जाएगा, ये 2 पॉइंट। तो यहाँ पे एनर्जी गैप डेल्टा ई का वैल्यू आपका क्या आ गया? -2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो होता है डेल्टा ई, ये होता किसके बराबर है? Hc/λ, लैम्डा ई, क्योंकि क्या हो रहा है? वापस आ रहा है। तो वापस जब आएगा तो लैम्डा ई का वैल्यू ही आपसे पूछा है कि इमिट जब करेगा तो उस फोटोन का, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो कर रहा है, और वेव नेचर शो करेगा तो कुछ ना कुछ उसका वेवलेंथ होगा। तो यहाँ से वेवलेंथ उसका आ जाएगा। Hc का वैल्यू आपको पता है क्या है? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और आंसर नैनोमीटर में ही चाहिए। और Hc और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इधर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई इज इक्वल टू लैम्डा ई। तो लैम्डा ई का वैल्यू अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो लैम्डा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो लैम्डा ई का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा, यानी वो जो फोटोन है जो इमिट कर रहा है, जब हम फोर्थ से किस प्लेस पे आ रहे हैं?
सेकेंड वाले में। तो एनर्जी का गैप ये आया, एनर्जी का गैप कितना आया, तो इतना आया। तो डिवाइडेड बाय, तो एनर्जी 1242 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ई 2.55। नेगेटिव साइन तो बस ये कह रहा है कि ये नेगेटिव साइन, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा नैनोमीटर ही आपसे पूछा था। तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से 418 नैनोमीटर आ जाएगा। ये आपको क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपका क्या बचेगा, नैनोमीटर ही बचेगा। तो ये ऑफकोर्स 3 के आसपास है, 55 है तो 3 के आसपास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 के आसपास आ जाएगा। तो लैम्डा ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स ये आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ से बी आपका सही था, ए रॉन्ग था, बी सही था, सी भी सही था और लास्ट में डी भी आपका सही है। यानी कि बॉम्बे, कोलकाता एंड दिल्ली इज